दोस्तों मैंने एक वीडियो पॉडकास्ट अभी पब्लिश की है अपने एक दोस्त के साथ, वली ख़ान, जो कि पर्सनल फाइनेंस की वर्ल्ड में काफ़ी बड़ा नाम कमा चुके हैं अब तक, यूएई बेस्ड हैं। और इसमें हमने कनाडा के हिसाब से जो न्यू इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनके हवाले से हमने बात की कि उनको क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हाउसिंग। रियल एस्टेट के हवाले से हमने बात की है कि हाउसिंग मार्केट के क्या स्टेटस है इस वक्त, वो किस तरफ जा रही है, इकॉनमी किस तरफ जा रही है, इंटरेस्ट रेट कम होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो क्यों होंगे, क्या वो फैक्टर्स हैं जो इंटरेस्ट रेट कम करने पे बैंक ऑफ कनाडा को मजबूर करेंगे, एंड देन व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर ऑन दोज फ्रंट। सो इन तमाम चीज़ों में हमने बात की है काफ़ी डीप लेवल के ऊपर। आई एम श्योर आपको उससे काफ़ी फ़ायदा होगा अगर आप करंटली इमिग्रेशन प्रोसेस में हैं या न्यू इमिग्रेंट के तौर पे आ चुके हैं। दिस इंफॉर्मेशन विल ऑलवेज हेल्प यू टू मूव फॉरवर्ड इन कैनाडा। तो इसको एंड तक देखिएगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में डाल के मुझसे पूछिए और मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलूंगा। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जो मज़ीद वीडियोस मैंने पोस्ट किए हैं उनको भी चेक कीजिएगा। थैंक यू। सो यासीन, क्या हाल है? खैरियत से हो? बहुत अरसा हो गया, बहुत टाइम हो गया। हम लोग लास्ट जो मिले थे, मेरे ख्याल से हमने पॉडकास्ट की थी कोई लास्ट 6-8 महीने पहले की थी, और वो भी कैनेडियन इकोनॉमी और इससे रिलेटेड की थी। और उसके बाद से थोड़ा सा हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। मैंने कहा दोबारा से कनेक्शन हुआ हो, और बहुत जो हॉट टॉपिक है इमिग्रेशन का, कैनेडियन इमिग्रेशन का, और उससे रिलेटेड हाउसिंग का, तो मैंने कहा उस पर बात की जाए। तो क्या सिचुएशन है यार आजकल, क्या चल रहा है ऐसे? बिल्कुल। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अगेन वली। आई थिंक हाँ, काफ़ी गैप आ गया बीच में। हमने लास्ट टाइम जब बात की थी it was समर इन 2023। उसके बाद फिर हाँ। हम थोड़ा सा हमने गैप लिया। तो सिचुएशन इस वक्त जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग है। और अभी रिसेंटली जो टोरंटो का जो रियल एस्टेट बोर्ड है उसने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी, और उसके मुताबिक लोएस्ट अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन हुई हैं 2023 में, गोइंग बैक ऑल द वे टू 2009। यानी कि जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008 में, उसके बाद से लेके अब तक इतनी लोएस्ट ट्रांजैक्शंस कभी नहीं हुई जितनी 2023 में हुई है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं वो घर खरीद नहीं रहे, घर बेच नहीं रहे। यानी कि सेलर जो है वो बेच नहीं रहा क्योंकि उसको वो प्राइस नहीं मिल रही, और जो बायर है वो खरीद नहीं रहा क्योंकि उसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है। यानी कि इंटरेस्ट रेट की वजह से जो मंथली पेमेंट बन रही है वो इतनी हाई है कि लोगों के बजट में फिट नहीं हो रही। तो उसकी वजह से वो मजबूर हैं, वो घर खरीद नहीं पा रहे। और अगर हम पीछे देखते हैं 2-3 साल पहले चले जाएँ, तो जो बूम आया था वो ज़्यादा इन्वेस्टर्स का बूम था। यानी कि इन्वेस्टर्स दबा के पैसा खर्च कर रहे थे, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी प्रॉपर्टी खरीद रहे थे। अब वो जो इन्वेस्टर क्लास है वो गायब हो गई है मार्केट से। वो इसलिए हुई है क्योंकि जो नंबर्स हैं वो मेक सेंस नहीं कर रहे हैं। यानी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बाय करते हैं, तो अगर आपका रेंट इतना ना हो कि वो आपके एक्सपेंसेस को कवर करे, तो डज़न्ट मेक सेंस। वो तभी होता है जब आप या तो एप्रिसिएशन के ऊपर बेट कर रहे हो कि आपको पता है कि भाई 2 साल में ये घर जो है 30% ऊपर चले जाएगा, फिर तो आप उस कैश फ्लो को बर्दाश्त कर लेते हैं कि वो नेगेटिव है। लेकिन इस सिचुएशन में जो अभी हालात हैं उसमें एप्रिसिएशन का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा, कि जो इन्वायरमेंट इस वक्त क्रिएट हुआ हुआ है इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से, और जो सेंटिमेंट है पब्लिक में वो बहुत नेगेटिव है इस वक्त। यानी कि हर कोई जो है वो बेट कर रहा है कि हाउसिंग जो है क्रैश होगी इसके बाद। तो वो सेंटिमेंट की वजह से जो इन्वेस्टर क्लास है वो भी गायब हो गई है। तो सिर्फ जेन्युइन बायर्स हैं जो बेचारे अगर क्वालिफाई कर सकते हैं तो वो खरीद रहे हैं, वरना जो मैसिव अमाउंट ऑफ बायर्स थे वो गायब हो चुके हैं। जब भी हम देख रहे हैं कि राइट। लोएस्ट अमाउंट ऑफ सेल्स है 2023 में, और 2024 भी अभी हमें ऐसा ही नज़र आता दिखाई दे रहा है। सही। तो मतलब जो मैं देखता था, मैंने बहुत दफ़ा पहले भी बात की है, क्योंकि मैं तो 3 साल से वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो इसमें हमने पहले, बल्कि हमने आपस में जो लास्ट वीडियो में बात की थी, कैनेडियन आई थिंक जो कॉस्ट ऑफ लिविंग वर्सेस यूएई, उसके ऊपर बात की थी। तो उसमें काफ़ी हम्म। हमने इस बात पे बात की थी कि जो लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर, वो एक घर नहीं फिर लेते, फिर वो 3-3, 4-4, 5-5 रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टीज़ ले हाँ। लेते हैं, और उसको उससे कैश फ्लो मैनेज कर रहे होते हैं। $100, $200, $500, जो भी एक प्रॉपर्टी से मिल रहा हो। लेकिन जैसे-जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे थे आफ्टर कोविड, उसके बाद से वो भी आउट ऑफ रीच होने लगे, उनके हाथ में रहे नहीं। तो इस वक़्त ये कहना सही होगा कि आजकल वो जो इन्वेस्टर्स थे, वो आउट ऑफ द मार्केट हो गए हैं, और वो उस तरह से एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे हैं, जो किसी ज़माने में कर पाते थे, जो जस्ट ड्यू टू इंटरेस्ट रेट जो पहले कम थे। बिल्कुल। और हुआ ये कि असल में जिन लोगों ने पिछले 2 साल में प्रॉपर्टीज़ बाय की हैं, तो उस वक्त तो रेट बहुत कम था, तो उनकी जो कैलकुलेशन थी वो उस वक्त के रेट के हिसाब से थी। तो उस वक्त तो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो
नंबर्स जो हैं वो फिट कर रही थी। उनका कैश फ्लो भी पॉजिटिव था और दे कैन ईज़िली मीट अप दी मॉर्गेज पेमेंट्स एंड एक्सपेंसेस। अब क्या हुआ है कि पिछले साल, डेढ़ साल के अंदर इतनी एग्रेसिव रेट हाइक्स हुई हैं, जिसके बाद से जो बहुत से लोगों ने वेरिएबल इंटरेस्ट रेट रखा था, क्योंकि लोगों को ये अंदाज़ा नहीं था कि इतनी तेज़ी से इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। यानी कि लोग बेट कर रहे थे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी, तो हो सकता है 0.5% बढ़ जाए या 1% बढ़ जाए मैक्सिमम। क्योंकि अगर आप पिछले 10-15 साल की हिस्ट्री अच्छा, देखें तो ऐसा ही हुआ है। इस बात पर ज़रा डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि मैं जब भी अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ इस चीज़ को, तो लोगों को समझ नहीं आती कि वेरिएबल इंटरेस्ट रेट और फिक्स इंटरेस्ट रेट में फ़र्क क्या होता है, और कोई क्यों ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे जाएगा, जबकि उसके पास कम अवेलेबल होता है, मतलब जब हालात डिफरेंट होते हैं। तो हाँ, वो मतलब क्या सिनेरियो बनता है? वो उसको ज़रा एक्सप्लेन करो। तो कनाडा में और बल्कि यूरोप में भी ऐसा ही है कि 2 तरह की आपके पास मॉर्गेजेस होती हैं। एक वो जिसमें आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होता है। उसमें आपके पास पीस ऑफ माइंड होता है कि भाई अगर आप 5 साल के लिए अपने आप को लॉक कर रहे हैं तो 5 साल तक आपका इंटरेस्ट रेट ऐसे ही रहेगा। तो आपकी पेमेंट्स जो हैं वो चेंज नहीं होंगी। तो राइट। जिनका बेचने का इरादा नहीं होता अगले 4-5 साल में, तो वो ज़्यादातर उस तरह की फिक्स्ड मॉर्गेजेस लेते हैं, फिक्स्ड रेट मॉर्गेजेस। लेकिन अगर आप या तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के हवाले से बाय कर रहे हो, आपका आपका आइडिया ये है कि आपने 2-3 साल के बाद इसको फ्लिप करना है, तो फिर लोग जो हैं वो वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पे जाते हैं, क्योंकि उसमें ये होता ही है कि आपके पास पेनल्टी जो है वो, क्योंकि अगर आप टर्म से पहले अपनी मॉर्गेज ब्रेक करते हैं तो आपको हैवी पेनल्टी पड़ती है फिक्स रेट के ऊपर। लेकिन अगर आप अच्छा। वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पे होते हैं तो वो पेनल्टी काफ़ी कम होती है पेनल्टी, लेकिन बहुत ओके। कम होती है, अफोर्डेबल होती है। तो वो इन्वेस्टर्स जो सिर्फ फ्लिप करने की इंटेंशन से प्रॉपर्टीज बाय कर रहे हैं और उनको फ्लिप करना हो 2 या 3 साल के अंदर, वो ज़्यादातर वेरिएबल इंटरेस्ट रेट की मॉर्गेजेस उठाते हैं। अच्छा, उसमें डाउनसाइड क्या होता है? डाउनसाइड ये होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट बैंक ऑफ कनाडा बढ़ाता है, तो जो वेरिएबल इंटरेस्ट रेट की मॉर्गेजेस हैं वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। वो बिल्कुल उसके साथ साथ चल रही होती हैं। तो लास्ट 1.5 ईयर्स में यही हुआ कि जब बैंक ऑफ कनाडा ने एग्रेसिवली रेट हाइक्स बढ़ाना शुरू किया, तो जो फिक्स्ड मॉर्गेज होल्डर्स थे, वो तो अपने हिसाब से सही रहे, उनको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन जिन्होंने वेरिएबल इंटरेस्ट रेट की मॉर्गेज उठाई हुई थी, वो जो है फंस गए। तो एक साथ ही जो है ना तकरीबन 4 या 5% इंटरेस्ट रेट बढ़ गया विद इन द टाइम ऑफ 1 ईयर एंड 1.5 ईयर। अगर ये तो 4 जो या 5% की बात करें, कि अगर किसी की 2,500 या 1,500 डॉलर्स की मॉर्गेज पेमेंट थी, तो हम्म 4% जब इंक्रीज़ हुआ तो कितना फ़र्क आ गया होगा उसके ऊपर? तकरीबन 3,500 पे पहुंच गई होगी। उफ़! हम्म इतना फ़र्क आया? इतना फ़र्क आया। और अच्छा। फिर हुआ ये है कि जो लोग जिन्होंने एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी प्रॉपर्टी उठाई हुई थी, अब आप सोचें कि अगर आपकी एक प्रॉपर्टी पे लेट्स से $2,000 पर मंथ का इफेक्ट पड़ रहा है, तो 3 प्रॉपर्टीज पे कितना फ़र्क पड़ा होगा। तो वो जो पूरा कैश फ्लो की सिचुएशन पहले जो बन रही थी, वो अब नेगेटिव में कन्वर्ट हो गई है। तो लोगों के लिए हुँ, सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। ठीक है, मैं भी देख रहा हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो डिस्ट्रेस सेल कर रहे हैं, यानी कि लॉस के ऊपर प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, क्योंकि वो जो मंथली फ्लो है, कैश फ्लो, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि हर महीने उनको 2,000, 3,000, $4,000 का नुकसान हो रहा है हुँ। फ्रॉम फ्रॉम मोर्गेज पेमेंट परस्पेक्टिव। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब लोगों को ये समझ में आने लग गया कि भाई रियल स्टेट जो है वो नीचे भी जा सकती है। यानी कि अगर आप 2 साल पहले किसी से पूछते कनाडा में, तो वो आपको यही बोलता है कि भाई रियल एस्टेट कभी नीचे नहीं जाएगी, रियल एस्टेट हुँ, हमेशा ऊपर जाएगी और दिस विल नेवर क्रैश, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेज है सप्लाई की और इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। लेकिन हुँ। 2 साल ने इस पूरी मिथ को जो है वो क्रश कर दिया है, क्योंकि हालात इतनी तेज़ी से चेंज हुए हैं और अभी भी ये लग रहा है कि मज़ीद डाउन टर्न आएगा 2024 में भी हाउसिंग के हवाले से। अच्छा, इसको तो कोई प्रिडिक्ट तो कर नहीं सकता है, लेकिन जो सिचुएशन चल रही है इस वक़्त, एटलीस्ट जो यूएस के इंटरेस्ट रेट्स नज़र आ रहे हैं, वो तो नीचे की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और इन्फ्लेशन भी थोड़ी कंट्रोल में आ रही है। लेकिन कनाडा में क्या सिचुएशन है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम हमेशा जो भी बात कर रहे हैं वो मेरा जो दिमाग में आ रही है चीज़ें, वो इमिग्रेंट्स के पर्सपेक्टिव से आ रही है। अगर कोई बंदा जाता है वहाँ पर हम्म और नया सेटल होने की कोशिश करता है, एक तो ये कि हाउसिंग कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि वो, मैं सोच रहा था, मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, वो कह रहा था कि यार उसका 2 बेडरूम अपार्टमेंट है, मेन सिटी के अंदर है, आई थिंक जीटीए से भी, मतलब वो डाउनटाउन के पास है। तो वो कह रहा था $3,000 से भी ऊपर की उसका रेंट चला गया है। तो $3,000 तो रेंट तो, मतलब अगर देखा जाए तो फैमिली के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा, एक नॉर्मल फैमिली तो फिर नहीं अफ़ोर्ड कर पाएगी इस तरह की चीज़। अगर बिल्कुल। वो सबब में भी जाता है तो फिर भी, तो उस केस के अंदर मतलब किस तरह से, अब जब आगे इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो कनाडा पे इम्पैक्ट नहीं आएगा उसका, जो ओवरऑल पेमेंट्स हैं वो कम हो, या इन्फ्लेशन कम हो, या हाँ, इन्फ्लेशन कम होने की वजह से इंटरेस्ट रेट्स जो कम होंगे, तो क्या सिनेरियो बन रहा होगा वहाँ पर?
पहले तो हम रेंटल पे बात कर लेते हैं। देखिए रेंट जो है वो तो कम नहीं होंगे, वो मज़ीद बढ़ेंगे। उसकी वजह पॉपुलेशन ग्रोथ है, यानी कि कनाडा की पॉपुलेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतनी एग्रेसिवली अभी बढ़ी है क्योंकि हुँ, जो हुँ। ट्रूडो गवर्नमेंट है उसने फुल स्केल के ऊपर इमिग्रेशन ऑन की हुई है, यानी कि 1 मिलियन उन्होंने इमिग्रेंट्स लास्ट ईयर बुलाए थे और 1 मिलियन 2023 में बुलाए, यानी कि लास्ट 2 ईयर्स में अब तक 2 मिलियन इमिग्रेंट्स आ चुके हैं और पॉपुलेशन जो है वो एग्रेसिवली ग्रो कर रही है। तो उसकी वजह से ऑफ कोर्स रेंटल पे तो प्रेशर रहेगा क्योंकि जब लोग आ हुँ, रहे हैं उनको रहने के लिए घर चाहिए, ठीक है ना। तो रेंटल तो अभी भी स्ट्रांग है और आगे भी स्ट्रांग रहेगा। अच्छा, बात आ जाती है घर की जो पेमेंट्स, मॉर्गेज पेमेंट्स हैं उस पे, वो डिपेंड करती है इकॉनमी के ऊपर, इकॉनमी डिपेंड करती है इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो अब इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन ये है, अभी पिछले हफ्ते जॉब रिपोर्ट्स आई थी दिसंबर की कनाडा में, तो उसके मुताबिक जो एक्सपेक्टेशन थी, अच्छा दिसंबर जो है वो बिजिएस्ट टाइम होता है रिटेल शॉपिंग का, ठीक है। उस क्रिसमस हुँ, के टाइम पे लोग पैसा खर्च करते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, ट्रैवल करते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो एक इकोनॉमिक बूम आता है इसके अंदर, ठीक है। और उस महीने में 2023 में पूरे कनाडा में सिर्फ 100 जॉब्स ऐड हुई हैं, 100। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो एक्सपेक्टेशन और थी मार्केट में हाँ, वो हाँ, 15,000 की थी, ये ठीक 15,000 है। जॉब्स पोस्ट होंगी, लेकिन आई कितनी, 100। दिस मतलब वाज ये अनबिलीवेबल। एग्ज़ैक्टली 100 कैसे हो सकती है? मतलब मेरी समझ से एग्जैक्टली बाहर था ये। अब इसके दो सिनारियो बन सकते हैं, या तो वाकई में हम रिसेशन में हैं, क्योंकि रिसेशन में क्या होता है, रिसेशन में जॉब्स कट्स होती हैं, नई जॉब्स नहीं आती, बिजनेसेस जो हैं वो क्लोज होते हैं, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, या तो ये सिनारियो है। या फिर जो स्टैट्स कनाडा जो इनका इदारा है जो ये नंबर क्रंचिंग करता है, वो इंतहाई इनकॉम्पिटेंट लोग हैं कि उनको फोरकास्टिंग नहीं आ रही, ठीक है। हुँ, अब दोनों में से एक ही सिचुएशन हो सकती है, कोई तीसरी सूरत बन नहीं सकती। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि पहली जो मैंने ऑप्शन बताई कि रिसेशन है, दैट इज समथिंग राइट नाउ वी आर इन। लोगों को पता नहीं है क्योंकि उसको वो नज़र नहीं आ रहा ना आपके आपके सामने, लेकिन जो हालात हमें नज़र आ रहे हैं उस हिसाब से हमें लगता है कि रिसेशन ऑलरेडी है कनाडा में। लेकिन ऑफकोर्स हुँ, गवर्नमेंट उसको ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं कर रही, लेकिन लोग जो हैं वो उसको फील कर रहे हैं फ्रॉम देयर परचेजिंग पावर। सही। तो तो यानी कि हाँ, हाँ, तो अब अगर इकोनॉमी की ये सिचुएशन है तो इंटरेस्ट रेट किस तरफ जाएगा। देखें हिस्टोरिकली हम देखते हैं सेंट्रल बैंक्स तो बातें करते रहते हैं, वो कहते हैं कि इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी था 2 साल पहले और इन्फ्लेशन जो है 9% में चला गया, ठीक है। वो कहेंगे हम जो है इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेंगे, बढ़ाते रहेंगे, लेकिन अब पोजीशन ऐसी आ रही है कि हो सकता है उनको कट करना पड़े। तो वो तो नैरेटिव अपना पेश करते रहते हैं, ज़रूरी नहीं उनकी उनकी सारी बातें सही हों, लेकिन हिस्टोरिकली हमें ये नज़र आता है कि इंटरेस्ट रेट कट हमेशा तभी होते हैं जब सिवियर इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट का मतलब है आप इकोनॉमी को स्टिमुलेट कर रहे हैं। वो क्यों करेंगे? जब इकोनॉमी बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी, इकोनॉमी मूव नहीं करेगी, लोग पैसा खर्च नहीं करेंगे, लोगों की परचेसिंग पावर नहीं होगी, फिर वो इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, फिर वो इकोनॉमी के अंदर पैसा इंजेक्ट करते हैं ताकि वो दोबारा से इकोनॉमी का जो इंजन है वो चलना शुरू हो। तो इंटरेस्ट रेट कट होने का मतलब है वी विल बी इन सीवियर रिसेशन, और तभी जो है इंटरेस्ट रेट कम होगा। एंड दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ, दैट्स अ पॉइंट ऑफ वीकनेस। अक्सर लोग आपको ये कहते हुए सुनेंगे भाई इंटरेस्ट रेट कट होगा हाउसिंग दोबारा से बूम कर जाएगी, लेकिन रिसेशन के अंदर हाउसिंग बूम नहीं करती क्योंकि लोगों के हुँ, पास पैसा ही नहीं होता खर्च करने के लिए। तो ये एक सिनारियो लोगों को समझना पड़ेगा, खासतौर पे वो जो पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश से आ रहे हैं, उनको इन साइकिल्स का पता नहीं होता। वो एक नए एंट्रेंस के ऊपर आते हैं और वो बेट करना शुरू करते हैं कि अच्छा हाउसिंग जो है वो हमेशा ऊपर जाएगी, लेट्स बाय हाउस एंड देन टेक द मॉर्गेजेस। लेकिन इस वक्त ये सिनारियो काफ़ी सेंसिटिव है, तो लोगों को इसको समझना पड़ेगा। यार लेकिन मैं अगेन उसी बात पे आता हूँ कि इमिग्रेंट्स जो जा रहे हैं और लेट्स से मैं अभी भी जानता हूँ बहुत सारे लोग जो जा रहे हैं, तो 100 जॉब्स दिसंबर में, लेट्स से लास्ट ईयर दिसंबर में कितनी हुई होंगी जॉब्स ऐड? मेरे ख्याल से मोर देन 15,000 और हाँ, अराउंड सम एवरेज आई समवेयर। थिंक एवरेज जो था मंथली फिगर वो अराउंड 20 to 25,000 था। अच्छा, और ये यानी कि फोरकास्टेड भी कम थी। अगर हाँ, लास्ट ईयर से देखें तो वो भी कम थी और उसके बाद भी 100 जॉब्स ऐड हुई हैं एक 1 महीने के अंदर। बिल्कुल। तो नए जो लोग आ रहे हैं उनको जॉब्स कैसे मिलेंगी फिर? वो वैसे ही कनाडा के अंदर वो बदनाम है कनाडा की, जॉब्स नहीं मिलती नए इमिग्रेंट्स को। आपने शायद देखे होंगे कुछ तस्वीरें या वीडियोस ट्विटर के ऊपर के लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं जो और जॉब्स उसके लिए, ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए, यानी कि किसी ने स्टोर में अच्छा, काम करना है या टिम हॉर्टन्स में काम करना है, तो हाँ। उसके लिए भी लाइन लगी हुई है क्योंकि स्टूडेंट्स इतने तादाद में आए हैं रिसेंटली। उन स्टूडेंट्स को काम तो करना है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, तो वो उन्होंने जो है वो आउटपेस कर दिया है लोकल हुँ, लोगों को।
व्हेन इट हुँ, कम्स टू फाइंडिंग दीज़ ब्लू कॉलर जॉब्स। तो हुँ। सिचुएशन तो काफ़ी इस उस लिहाज से वर्स्ट है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है, अगर हम इमिग्रेशन को देखते हैं तो दिसंबर के महीने में ही 74,000 न्यू इमिग्रेंट्स आए कनाडा में, उफ़! और हमने जॉब्स कितनी ऐड की हैं? 100। तो वो जो 74,000 इमिग्रेंट्स आए हैं, वो कहाँ जाएँगे? वो क्या करेंगे? वो कहाँ रहेंगे? ये क्या जॉब करेंगे? 74,000 परमानेंट रेज़िडेंट्स हैं या ये इसमें टोटल, स्टूडेंट्स भी शामिल टोटल हैं? इसमें सब ओके। शामिल है। इसमें स्टूडेंट शामिल हैं, इसमें वर्क परमिट होल्डर्स शामिल हैं, इसमें पीआर वाले भी शामिल हैं। लेकिन पॉइंट हुँ, ये है कि इन इन तमाम कैटेगरीज़ के लोगों में इन सबको जॉब करनी है। स्टूडेंट को भी हुँ, करनी है, जो वर्क हुँ। परमिट पे आ रहे हैं उनको भी करनी है, जो पीआर पे आ रहे हैं उनको भी बिल्कुल, करनी है। लेकिन बिल्कुल। अगर 74,000 इमिग्रेंट्स आ रहे हैं और जॉब्स जो हैं वो सिर्फ 100 क्रिएट हुई हैं, तो दिस इज़ अ डिज़ास्टर सिचुएशन। फिर इसके अलावा ऑफ कोर्स जो हेल्थ केयर उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जो हाउसिंग है उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। लोग लोग जो आ रहे हैं उनको रहने के लिए घर चाहिए। घर ऑलरेडी, अगर हम हाउसिंग स्टार्ट्स, एक एक स्टैट्स होता है, हाउसिंग स्टार्ट यानी कि वो बेसिकली होता है कि कितने न्यू परमिट्स इशू हुए हैं। वो 22% डाउन है फ्रॉम प्रीवियस ईयर। और उसकी वजह भी इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि जब नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं ना, खासतौर पर जो मल्टी फैमिली अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनकी फाइनेंसिंग लॉन्च होने से पहले होती है हुँ, हुँ। बैंक की तरफ से। तो हुँ, हुँ। अगर बिल्डर को नंबर्स नज़र नहीं आ रहे कि वो प्रॉफिटेबल होगा, तो बिल्डर जो है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करेगा। तो उसी हुँ, वजह से जो न्यू हाउसिंग स्टार्ट्स की जो नंबर्स हैं वो 22% लो हैं कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो इसका मतलब नए प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं हो रहे। जब वो स्टार्ट नहीं होंगे तो आगे मार्केट में इन्वेंट्री नहीं आएगी। इन्वेंट्री नहीं आएगी तो जो नए लोग आ रहे हैं वो कहाँ रहेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है ट्रूडो गवर्नमेंट के ऊपर कि उन्होंने इमिग्रेशन के फ्लड गेट्स खोल दिए हैं, लेकिन जो पीछे प्लानिंग है हाउसिंग के हवाले से वो कहीं नहीं है। राइट। यार बल्कि मैं ये तो बड़ा वरिंग साइन है क्योंकि अगर कोई बंदा यहाँ से मुझसे पूछता है कि उसको बच्चों को कहाँ भेजना चाहिए पढ़ने के लिए हायर एजुकेशन के लिए तो मेरे दिमाग में अभी जो नाम आता है वो कनाडा का आता है और उसका रीजन ये है कि सिंपली यूएस के अंदर जो है आपका जो पाथ टू सिटीजनशिप है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो हुँ, लोग जो है ना इसको प्रेफर नहीं करते और अगर ठीक है आप ऑस्ट्रेलिया भेज सकते हैं ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट सिमिलर टू कनाडा वहाँ वहाँ ठीक है लेकिन यूके तो आप नहीं भेज सकते यूके में अगेन पार्ट टू सिटीजनशिप जो है ना इतना क्लियर नहीं है तो हुँ, अगर ये सब कुछ है तो फिर बात वो सही है ना मैं सबको यही बोलता हूँ यार अगर कोई यंग स्टूडेंट्स आते हैं मैं कहता हूँ कि आपको अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपनी कोई स्ट्रीम ऑफ इनकम ऐसी बना लें कि आपको $1000 के करीब जो है वो महीने का बनना शुरू हो जाए बिफोर गोइंग टू कनाडा और बिफोर गोइंग टू एनी अदर कंट्री बिकॉज उससे ये होगा कि आपको जो है ना आपकी और जॉब्स पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा उस मुल्क में जाकर और $1000 आजकल फ्रीलांस की इकोनॉमी के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है हुँ। चाहे वो पाकिस्तान से हो चाहे इंडिया से हो कहीं से भी हो बंदा वो बना सकता है अच्छा तो इसका मतलब है रेंटल पे तो प्रेशर रहेगा ही रहेगा इन और जो आई वुड से 95% ऑफ द इमिग्रेंट्स दैट जो लैंड कर रहे हैं वो रेंट ही करेंगे तो रेंट हाँ, पे तो ज्यादा ही रहेगा और वो इन्फ्लेशन तो आपकी कम होती हुई नजर नहीं आ रही है तो बिल्कुल। हाउसिंग के अंदर जो कहते हैं कि वहां पर अभी भी बहुत कम मतलब सप्लाई है तो ऐसा कुछ है कि सप्लाई वाकई बहुत कम है और उसकी वजह से इवेंचुअली आपके मतलब जो प्राइसेस होंगी वो बढ़ेंगी इसी तरह से ये नैरेटिव पेश किया जाता अक्सर, यानी कि मैं जब 7 साल पहले कनाडा आया था तो मुझे भी यही सुनने को मिल रहा था हर रियल्टर से, हर बंदे से कि भाई हाउसिंग जो है वो कभी नीचे नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पे सप्लाई नहीं है, स्ट्रक्चरल सप्लाई शॉर्टेज है। अच्छा, इसका एक बहुत अच्छी एग्जांपल हमारे पास है जर्मनी के हवाले से। अगर आप जर्मनी को देखें इस वक़्त, जर्मनी में भी यही नैरेटिव था कि भाई पिछले 20 साल में जर्मनी के अंदर हाउसिंग स्ट्रक्चरल शॉर्टेज रहा है। ठीक है? 20 साल के अंदर, जो कि बड़ा काफ़ी लंबा अरसा है, और कनाडा में हमें यही नैरेटिव मिलता था। लेकिन आज जर्मनी की सिचुएशन ये है कि उनकी हाउसिंग मार्केट जो है वो कोलैप्स कर गई है। तो ये कहना कि हाउसिंग सप्लाई नहीं है, इसकी वजह से हाउसिंग कभी भी नीचे नहीं जाएगी, ये मिथ जो है वो क्रश हो चुकी है जर्मनी के अंदर। अच्छा, ऑफ कोर्स डिफरेंसेस हैं जर्मनी और कनाडा में। ठीक है, जर्मनी जो है वो इतनी हाई अमाउंट में इमिग्रेंट्स नहीं ले रहा जितना कनाडा ले रहा है, तो ऑफ कोर्स थोड़े से डिफरेंसेस वहाँ पे हैं। लेकिन फिर भी अफोर्डेबिलिटी की जहाँ बात आती है, वो बात आती है आपकी हाउस होल्ड इनकम के ऊपर। अगर आपकी हाउस होल्ड इनकम इतनी नहीं है कि आप उस मंथली पेमेंट को अफोर्ड कर सकें, देयर इज़ नो वे यू कैन बाय दोज़ प्रॉपर्टीज़। ठीक है? लोग अक्सर स्पेकुलेशन में बाय करते हैं कि भाई चलो ठीक है, अभी बाय कर लो, 3 या 4 या 5 साल बाद जब एप्रिसिएशन हो जाएगी तब बेच देंगे, पैसा निकाल के हम कहीं और चले जाएँगे। लेकिन वो हम्म सिनेरियो भी अब जो है वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो वो जो सेंटिमेंट चेंज हुआ है ना मार्केट में, उसने काफ़ी चीज़ें चेंज कर दी हैं। यानी कि पिछले 5-10 साल के अंदर सेंटिमेंट पब्लिक में यही था कि प्रॉपर्टी मार्केट हमेशा ऊपर जाएगी, अभी बाय कर लो, 5 साल बाद बेच देना, पैसा मिल जाएगा। वो सेंटिमेंट अब चेंज हो गया, ठीक है ना? तो
शॉर्टेज तो है ऑफ कोर्स। जो मैंने हाउसिंग स्टार्ट्स की बात की कि हाउसिंग स्टार्ट जो हैं वो कम कम हो गए हैं 22% पिछले साल से, तो इसका मतलब न्यू इन्वेंट्री आने का चांस कम है अगले 5 साल के अंदर। अच्छा, ये जो लार्ज अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनको डिज़ाइन से लेके कंप्लीट होने में 5 से 6 साल का अर्सा लगता है। इसका मतलब ये है कि जो प्रोजेक्ट्स अभी स्टार्ट नहीं हो रहे, अगले 5 साल 6 साल में उनकी शॉर्टेज मजीद रहेगी। तो हुँ, वो चीज़ तो अपनी जगह है, लेकिन जो अफोर्डेबिलिटी का इशू है जिसका ताल्लुक आपकी हाउस होल्ड इनकम से होता है, वो चैलेंज भी है। यानी कि अगर आपकी हाउस होल्ड इनकम इतनी नहीं है कि आप उस प्राइस को अफोर्ड कर सकें, तो प्राइस को तो नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, हुँ, एक ख़ास तबका तो अफोर्ड कर लेगा, लेकिन अगर जनरल पॉपुलेशन की बात करें, वो तो नहीं कर सकती। बिल्कुल। बिल्कुल, इसी तरह से है ना जो हमने एक आपस में जब हम पर्सनली भी एक्सचेंज कर रहे थे, वो एक विजुअल कैपिटलिस्ट का चार्ट था जिसके अंदर वो शो कर रहा था कि जो अफोर्डेबल इंडेक्स है हाउसिंग का वो कनाडा में तो इस वक़्त वो बबल टेरिटरी के अंदर है। इसी तरह से हम्म, कुछ और सिटीज़ भी हैं और उसकी जो मेन कैलकुलेशन थी वो इसी तरह से थी कि जो मीडियन इनकम है एक मुल्क की, उससे कैसे आप कंपेयर करते हैं उसकी अफोर्डेबिलिटी को। तो सिटी वाइज़ भी देखें तब भी इतना मतलब अगर आप टॉप टॉप 1% की बात करें कनाडा में तो क्या इस वक़्त इनकम लेवल होंगे? साल की अगर सैलरीज़ की बात करें। देखिए, जो एवरेज इनकम है वो तो काफ़ी कम है। यानी कि अगर हम एवरेज इनकम की बात करते हैं, तो वो तो 70-75,000 पर ईयर है, ये हाउसहोल्ड है या पर पर्सन है? पर पर्सन। पर पर्सन है, हाँ, ओके। अगर लेट्स से आपकी बीवी भी काम कर रही है, वो भी फुल टाइम काम कर रही है, तो हुँ, लेट्स से आप दोनों मिलके 180-160 उठा रहे हैं, तब हुँ, भी जो है एक एवरेज हाउस प्राइस उसका 10 टाइम्स है सैलरी का। यानी कि एक हुँ, एवरेज हाउस प्राइस की जो फिगर है वो $1 मिलियन है कनाडा में। हुँ, अगर आप दोनों हुँ, मिलके भी 160-170 उठा रहे हैं, तब भी इट इज़ वे अबव योर हाउस होल्ड थ्रेशोल्ड। अच्छा, हुँ, सारे सिटीज़ बराबर नहीं है ऑफ कोर्स। जो टोरंटो और वैंकूवर की बात करें, ये मार्केट्स तो बहुत ज़्यादा बबली मार्केट्स हैं। लेकिन हुँ, अगर आप दूसरे शहरों में जाते हैं, खासतौर पे कैलगरी जैसे शहर में, वहाँ अभी भी अफोर्डेबल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो रिसेंटली हमने यही देखा कि एक एक इमिग्रेशन इंटर प्रोविंशियल इमिग्रेशन हुई है टोरंटो से वैंकूवर से कैलगरी के अंदर। क्यों? क्योंकि कैलगरी में प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मार्केट जो है काफ़ी अभी भी चीपर है, हुँ, अफोर्डेबल है। और रिसेंटली खासतौर पर जो टेक कंपनीज हैं, उन्होंने अपने रीसेंट ऑफिसेस खोले हैं कैलगरी में। ये पिछले अगर हम 10 साल को देखते हैं, तो कैलगरी की मार्केट जो थी वो ऑयल एंड गैस पे मूव करती थी। और 2014 में जब ऑयल क्राइसिस आया था, उसके बाद से वहाँ की प्रॉपर्टी मार्केट बिल्कुल डेड हो गई थी। यानी कि 5-6 साल के अंदर वो मार्केट बिल्कुल फ्लैट रही है, यानी कि हुँ, 1% भी ऊपर नीचे नहीं गई। तो उसकी वजह से लोग वहाँ से निकल गए थे। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है पैंडेमिक के बाद, कि जो रिमोट वर्किंग और हाइब्रिड वर्किंग कॉमन हुई है, तो बहुत सी टेक कंपनीज ने अपने अपने ऑफिसेज वहाँ खोले हैं, लोग वहाँ मूव हुए हैं, यही सोच के कि भाई वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सस्ती हैं, अफोर्डेबल हैं। टोरंटो और वैंकूवर में रहना मुश्किल हो गया था लोगों का, तो अभी काफ़ी हद तक वहाँ पे माइग्रेशन हो रही है दूसरे प्रोविंसेस से। तो वहाँ तो प्रॉपर्टी मार्केट अभी भी काफ़ी बूम कर रही है। यानी कि अगर आपकी उसकी ईयर ओवर ईयर स्टैट्स देखें, तो वो तो ग्रो कर रही है 5 to 10% एवरी ईयर। लेकिन कब तक करती है, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। हुँ। लेकिन अगर इसी को कंपेयर करें जो नेबरिंग यूएस है, तो वहाँ पर तो सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितनी चाहे वो ज जॉब्स पर्सपेक्टिव हो। मेरे ख़्याल से यूएस का एक ये भी है, एक तो ये कि ज़ाहिर-सी बात है इकॉनमी बहुत बड़ी है वो और दूसरा ये हम्म, कि इमिग्रेंट्स भी उस तरह से नहीं जाते वहाँ पर। जैसे तुम कह रहे हो कि दैट्स राइट। लेट्स से 75,000 इमिग्रेंट्स आ रहे हैं एक महीने में ना। एक महीने में। एक मंथ में। तो इतने तो यूएस में इतनी बड़ी पॉपुलेशन के होते हुए भी इतने शायद लोग बिल्कुल। होते हो और वो भी सारे के सारे जो कि काम देख रहे हो अपना, क्योंकि वहाँ तो फैमिली इमिग्रेशन भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है। हाँ, इवन कनाडा में भी हो रही होती होगी, लेकिन फिर भी तो वहाँ पर क्या इम्पैक्ट है प्रॉपर्टीज़ का की वहाँ प्राइसेज़ इतना का? बुरा नहीं है। एक तो वजह ये है कि अगर आप यूएस और कैनेडियन हाउस होल्ड को कंपेयर करते हैं डेट के हवाले से, तो 2008 के क्राइसिस के बाद से जो अमेरिकन्स थे, उन्होंने लेसन लर्न किया था कि भाई इतना ज़्यादा अपने आप को लेवरेज नहीं करना, ख़ास तौर पे हुँ, हाउसिंग के हवाले से। तो आप मैं आपको चार्ट एक शेयर करूँगा, आप उसमें वीडियो में डालना। तो उसमें आपको नज़र आ रहा है कि जो यूएस में हाउस होल्ड्स थे, उन्होंने अपने आप को डी लेवरेज किया 2008 के बाद से। लेकिन कनाडा जो है वो अदर वे चले गया, यानी कि कैनेडियंस ने अपने आप को डेट में डुबो दिया है। इतना हुँ, अपने आप को हाईली इंडेटेड कर लिया कि एक पर्सन इंटरेस्ट रेट भी जो है वो काफ़ी उनके लिए पेनफुल हो जाता है। तो हुँ, कैनेडियंस इस वक्त जो है पूरी दुनिया में सबसे हाईली इंडेटेड हाउस होल्ड्स कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज एक किसी ने अगर उठाई हुई है, तो एक उठाई हुई है, दो उठाई हुई है, तीन उठाई हुई है, उन सब पे मॉर्गेजेस हैं। तो जो डेट जो उनके पास डेट टू हाउस होल्ड इनकम का रेशियो है वो ऑफ द चार्ट्स है।
तो उसकी वजह हुँ, से जो कैनेडियंस हैं वो बहुत हाई रिस्क में हैं, अगर इंटरेस्ट रेट ऐसा ही रहता है या मज़ीद बढ़ता है तो। तो हुँ, उस लिहाज से जो रिसेशन का इम्पैक्ट है वो कनाडा में बहुत ज़्यादा होगा कंपेयर टू यूएस, क्योंकि यूएस में यूएस हाउस होल्ड की जो डेट टू हाउस होल्ड इनकम रेशियो है वो काफ़ी कम है। अच्छा, इसके अलावा जो यूएस इकोनॉमी है वो काफ़ी स्ट्रांग है, यानी कि इतना एग्रेसिव रेट हाइक होने के बाद भी अभी भी उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है, बिलीव इट और नॉट, वो सही है कि नहीं है वो हमें नहीं पता, लेकिन वो अभी भी अराउंड 3.5% है। ठीक है, तो ये तो काफ़ी कम है। इसका मतलब इकोनॉमी अभी भी काफ़ी रिजिलियंट है। लोग बर्दाश्त कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट हाइक को, क्योंकि जो जॉब्स है वो आ रही हैं, लोग जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इकोनॉमी अभी भी काफ़ी रिजिलियंट नज़र आ रही है यूएस के अंदर। और क्योंकि इनका जो हाउस होल्ड का जो डेट टू हाउस होल्ड इनकम रेशियो वो काफ़ी कम है, तो उसका इम्पैक्ट भी जो है रिसेशन का काफ़ी कम आएगा अगर ऐसा होता भी है। लेकिन कनाडा कैनेडियंस के ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा वो काफ़ी सीवियर होगा। हुँ। यार मैं ये भी सोच रहा था कि ये तो डूम्सडे सिनेरियो हो जाता है ना, क्योंकि नोइंग कनाडा, जितना लोगों से मैं बात करता हूँ, एक तो ये कि टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। जो नॉर्मल इनकम है वो उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगता है। प्लस ये कि हम्म। वहाँ पर जो इनकम लेवल्स हैं, अगर यूएस से कंपेयर करें तो उस तरह के तो है ही नहीं। मतलब एट मैक्स आपके ढाई, मैंने जिन लोगों से जो जॉब करते हैं, वो 2.5-3 लाख डॉलर्स की सैलरी होगी उनकी एट मैक्स, या फिर बहुत ऊपर चले जाएँगे तो एक अलग सीन है। लेकिन आपको एवरेज आउट करें अगर आप, तो आपको इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं होगी वहाँ पर। और साथ में जब टैक्स लगेगा और जब आपकी हाउसिंग, अगर यूएस की बात करें तो यूएस में तो हाउसिंग, या इवन यूके की भी बात करें तो यूके में भी आपको ऐसे पॉकेट्स मिल जाएँगे, जैसे ही आप लंदन से बाहर निकलते हैं आपको हाउसिंग सस्ती होना शुरू हो जाती है। या इसी तरह बिल्कुल। से ऑस्ट्रेलिया में भी अगर आप सिडनी से बाहर निकलते हैं तो इसी तरह से कनाडा में भी होता है डेफिनिटली, कि टोरंटो से बाहर निकलेंगे तो हाउसिंग सस्ती होना शुरू हो जाएगी। लेकिन क्योंकि लोग इमिग्रेंट जो आते हैं वो तो ज़्यादातर मेट्रोपोलिस में आते हैं, या टोरंटो या हम्म। वैंकूवर इस तरह की जगहों पर आते हैं। तो उस जगह पर तो आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं कि आप आपकी मतलब जिसे कहते हैं कि आई डोंट नो कि सही वर्ड होगा कि नहीं होगा, लेकिन स्टैगफ्लेशन की सिनेरियो बन जाएगा। ना आपकी ग्रोथ हो रही है, ना आपकी अपनी सैलरी बढ़ रही है। हाउसिंग के अंदर कोई जान नहीं है कि वो आपको अकोमोडेट कर सके, और इवेंचुअली आप एक ऐसी जगह फँस जाएँगे जहाँ पर आप आगे कुछ नहीं कर पाएँगे। मतलब अफोर्डेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो इमिग्रेंट जो जाएँगे, वो तो हम्म। जाते ही इसलिए हैं कि यार मतलब कोई अच्छी लाइफ देखने जाता है, कोई जॉब के लिए जाता है। तो जॉब्स बिल्कुल। अगर नहीं होंगी, जॉब्स नहीं होंगी, हाउसिंग एक्सपेंसिव होगी, तो वही लोग सर्वाइव कर पाएँगे जो पैसे लेकर जा रहे हैं वहाँ पर। तो इसी बिल्कुल। तरह से है कि मतलब फिर एक रीट का एक एक जगह बन जाएगी, जो चाइनीज़ होते हैं या लेट्स से वेल्दी लोग होते हैं, वो लोग जाकर रह सकते हैं वहाँ पर। बिल्कुल। प्रॉब्लम असल में वही लोग सर्वाइव कर सकते हैं इस वक्त जो कंडीशन है कनाडा की, जिनके पास या तो पैसा है या जो अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो उसमें ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आपके पास काफ़ी रूम होता है ग्रो करने का। लेकिन अगर आप फिक्स सैलरी के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो तो आपके लिए काफ़ी लिमिटेड रिसोर्सेज का ज़रिया बनता है। और हुँ, जैसा कि अभी सैलरी पे हमने बात की, तो वाकई में सैलरी जो कनाडा में वो काफ़ी कम है, यानी कि जो 250 की आपने बात की है ना, वो सिर्फ 1% कैटेगरी है कनाडा के अंदर जो 250 के प्लस पर ईयर कमाती है। मेजॉरिटी जो है वो उससे काफ़ी नीचे है। लेकिन 250 के यूएस के अंदर एक नॉर्मल सी सैलरी है, अगर आप हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल हैं, चाहे आप टेक में काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स तो खैर ऑफ द चार्ट होते हैं, लेकिन अगर आप लॉयर हैं, आप प्रोफेशनल सर्विसेज के बिजनेस में हैं, तो 200 के 250 के यूएस में आपको मिल जाते हैं अगर आप एक्सपीरियंस है। वो भी यूएस कनाडा में, डॉलर। वो भी यूएस डॉलर में, कनाडा हुँ, में दिस इज 1% ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन हुँ, 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 हुँ। जो इतना ज़्यादा पैसा कमाती है। ज़्यादातर अराउंड 100 के या 150 के टिपिकली ये उनकी सैलरी रेंज होती है। अच्छा, टैक्स ब्रैकेट भी काफ़ी हाई होता है। जैसे ही आप 250 के से क्रॉस करते हैं तो आपका टैक्स जो है वो 60% तक कटता है इनकम से। अपने 60%? टू मैंने तो हाँ, 45% सुना था, 60% तक जाता है। वो वेरी करता है आपकी इनकम ब्रैकेट पे। अगर आप 150 के पे हैं तो हो सकता है हुँ, आपका टैक्स ब्रैकेट जो है 40% का अराउंड हो, लेकिन जैसे ही आप 200, आई थिंक इट वाज जो थ्रेशोल्ड था वो 225 था, 225 या 230 समथिंग लाइक दैट। तो जैसे ही आप उससे क्रॉस करते हैं तो वो 60% में चले जाता है। अच्छा, ये भी उफ़! डिपेंड करता है प्रोविंस के ऊपर। क्यूबेक के अंदर टैक्सेस आर ऑलरेडी हाई। ये मैं हुँ, ओंटारियो की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो 250 के से ऊपर जाते हैं तो आपका 60% टैक्स करता है, लेकिन क्यूबेक में 60% ऑलरेडी कट जाता है अगर आप 150 170 के पे हो। अच्छा, अल्बर्टा में इसका केस और बेहतर है। अल्बर्टा में जो है वो टैक्सेस थोड़े से कम है। तो डिपेंड करता है आप किस प्रोविंस में है। हुँ, तो लेकिन यूएस अ, में सिचुएशन ऐसी है कि यूएस में भी स्टेट बाय स्टेट डिपेंड करता है कि आप जिस स्टेट में हैं, उस हिसाब से आपके टैक्सेस होते हैं। जैसे टेक्सास में अगर आप जाते हैं तो टेक्सास में प्रोविंशियल टैक्स नहीं होता, स्टेट टैक्स होता है।
और घर सस्ते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वहाँ थोड़ी-सी आपकी जो टेक होम इनकम होती है वो बेहतर हो जाती है। लेकिन अगर आप कैलिफ़ोर्निया जाते हैं या न्यूयॉर्क जाते हैं, तो वहाँ तो टैक्सेस बहुत हाई हैं हुँ। और वहाँ पे लेकिन लिविंग वहाँ पे कॉस्ट भी सैलरीज़ भी बहुत है। ज़्यादा है ना? मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ, आप टोरंटो की सैलरी को कंपेयर कर लें कैलिफ़ोर्निया की सैलरी से, तो वो तो वहाँ पर जो बेस सैलरी बिल्कुल। टोरंटो में मिलेगी वो वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। सॉरी हाँ, जो बेस सैलरी कैलिफ़ोर्निया की होगी, वो टोरंटो की अपर साइड की सैलरी होगी। तो एग्ज़ैक्टली। ये मसला भी है। सैलरीज़ का भी डिफरेंट है, लेकिन टैक्सेस का भी डिफरेंट है और फिर लिविंग कॉस्ट ऑफ कोर्स कैलिफ़ोर्निया की जो लिविंग कॉस्ट है वो काफ़ी हाई है। हुँ, न्यूयॉर्क की काफ़ी हाई है। और फिर ऑफ कोर्स जो टैक्सेस हैं वो भी क्योंकि यूएस में भी 2 तरह के टैक्स होते हैं ना, स्टेट टैक्स और फिर जो हुँ, फेडरल कंट्री टैक्स। टैक्स कंट्री लेवल टैक्स होता है हाँ, फेडरल लेवल। तो सही। इट डिपेंड्स आप किस स्टेट में रहते हैं। तो अच्छा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कनाडा का वो जो लोग कहते हैं हेल्थ केयर और जो किड्स एजुकेशन, तो वो उसका क्या सिनेरियो क्योंकि उस पे भी प्रेशर आया होगा जब इतने इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, तो सिनेरियो बिल्कुल। वहाँ पर अभी क्या चल रहा है हेल्थ केयर का प्लस एजुकेशन का? एजुकेशन का तो ऑफ कोर्स वो तो उसमें तो कोई इशू नहीं है हुँ, अनलेस आप अगर एलजीबीटी इशू से अगर आपको इशू नहीं है तो फिर तो आप इजीली पब्लिक स्कूलिंग कर सकते हैं लेकिन अगर आपको उससे इशू है तो देन यू हैव टू गेट योर किड्स आउट ऑफ इट और फिर आपको हुँ, प्राइवेट स्कूलिंग करनी पड़ती है तो वो एक एक्सपेंस एक्स्ट्रा बढ़ जाता है लेकिन हुँ, अगर हेल्थ केयर को देखते हैं तो हेल्थ केयर ओवरलोडेड है यानी कि 2 साल पहले ही जब मैं देख रहा था तो हेल्थ केयर काफ़ी ओवरलोडेड था लेकिन अब 2 साल में मजीद 2 मिलियन पॉपुलेशन ग्रो कर गई है तो वो जो 2 मिलियन लोग नए आए हैं उनको भी तो हेल्थ केयर की फैसिलिटी चाहिए ना डॉक्टर चाहिए किसी को अगर कोई इश्यू भी आता है सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है तो ऑफ कोर्स उसको उसी प्रोसेस में गुजरना पड़ता है तो हेल्थ केयर उस हिसाब से तो एक्सपेंड नहीं हुआ जिस हिसाब से जो है वो पॉपुलेशन ग्रो हुई है तो ऑफ कोर्स हेल्थ केयर के ऊपर काफ़ी प्रेशर है एंड मुझे नहीं लगता कि उसको सॉल्व करने का गवर्नमेंट के पास कोई प्लान है यानी कि वो ये कहते हैं कि हम डॉक्टर्स भी लेके आ रहे हैं हम नर्सेज भी लेके आ रहे हैं लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा उस तरह से हुँ, एक्सपेंड होता हुआ तो हुँ, उस पे तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली इशू है ठीक है वो फ्री है लेकिन अगर आपको लेट्स से कोई सर्जरी करनी पड़ जाती है तो आपको 6 to 8 मंथ्स वेट भी करना पड़ता है हुँ, राइट। तो ये नहीं एक चैलेंज है जो स्टेट प्रोवाइडेड हेल्थ केयर कंट्रीज़ होते हैं कि वहाँ पे लॉन्ग क्यूज़ होती हैं। अगर आपने किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना है या सर्जरी करवानी है तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस आपको क्यू में लगना पड़ता है। समटाइम्स 6 मंथ्स, समटाइम्स 8 मंथ्स, 10 मंथ्स का वेट होता है। तो उस वक़्त तक पता नहीं आप ज़िंदा रहें ना रहें, तो ये एक अलग चैलेंज है। हुँ। अच्छा ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है वो उसकी क्या सिचुएशन है? क्योंकि मैं यहाँ देखता हूँ यूएई में, तो यूएई के अंदर तो इन्फ्लेशन डेफ़िनिटली बढ़ी है। मैं ग्रोसरी हुँ, का इम्पैक्ट मैं ज़्यादा देखता हूँ। रेंटल इम्पैक्ट मैं इसलिए नहीं देखता ज़्यादा क्योंकि डेफ़िनिटली प्राइसेज़ बढ़ी हैं, प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेज़ शूट हुई हैं पिछले 2-3 सालों में। हुँ, लेकिन अगर मैं उसको देखूँ पिछले 10 साल के अंदर, तो 10 साल के अंदर क्योंकि वो इतने वो अप्स एंड डाउन्स आए हैं, कि वो उसने इस वक़्त की जो शूट था वो ऑफसेट ही किया है, पिछले 10 साल के अंदर अगर बात करें। तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन कनाडा में वो एक मेरे ख़्याल से एक स्टेडी लाइन है। प्लस ये कि ये यहाँ एक और अच्छी बात ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ी है आपकी लेट्स से अब क्योंकि उन्होंने जो फ्यूल प्राइसेज़ है, उसको हुँ। डीकपल कर दिया है और वो इर्रेस्पेक्टिव के क्या चल रहा है गवर्नमेंट क्या चाहती है, उन्होंने उसको डीकपल कर दिया और खुद जो मार्केट डिफाइन करती है कि आपकी फ्यूल प्राइसेज़ क्या होंगी। तो वो तो ठीक है, प्राइसेज़ ऊपर-नीचे हो सकती हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ जो नोट की है कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेज़ हैं, जो आपके घर की लेट्स से वाटर का बिल है या इलेक्ट्रिसिटी बिल है या गैस है, फॉर सम रीज़न एट लीस्ट फॉर मी दैट हैज़ नॉट चेंज्ड फॉर लास्ट मैं क्योंकि रिकॉर्ड्स भी रखता हूँ सारे, तो मेरे पास तो इनफैक्ट वो ग्राफ मैं देख रहा था पिछले 10 साल का, तो मेरा बिल तो जो जिस महीने जिस तरह से आ रहा था, उसी महीने उस तरह से आ रहा है। लेकिन आई एम श्योर कनाडा में इवन पाकिस्तान में तो हम खैर देखते ही हैं, वहाँ तो रुपी हुँ। डिवैल्यूएशन और ये सारी चीज़ें भी आ रही होती हैं, लेकिन कनाडा के अंदर पिछले 10 साल में ये इन्फ्लेशन लेट्स से जो यूटिलिटी की इन्फ्लेशन है, वो किस तरह से गई है? अच्छा कनाडा में एक पॉलिटिकल इश्यू भी है, ठीक है? ये जो सारा नेट ज़ीरो का तमाशा चल रहा है पूरी दुनिया में, हुँ, तो उसमें कनाडा सबसे आगे है। पता नहीं अच्छा। क्या ट्रूडो की पॉलिसी है, लेकिन उसने कोई कार्बन टैक्स के हवाले से 3 डिफरेंट टैक्सेस लगाए हैं। बेसिकली कार्बन टैक्स का जो नैरेटिव वो ये है कि भई हमने जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको डिस्करेज करना है। उसकी वजह से वो हुँ, क्या करते हैं वो टैक्स लगाते हैं ऑयल के ऊपर हुँ, गैस के ऊपर जो भी फॉसिल फ्यूल जो कार्बन प्रोड्यूस करती हैं, उनको वो टैक्स लगा के मज़ीद एक्सपेंसिव कर रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे उसमें स्ट्रगल कौन कर रहा है? एक कॉमन पर्सन कर रहा है। यानी कि आपने अगर अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालना है, वो एक्सपेंसिव हो रहा है। यानी कि मैंने अभी रिसेंटली स्टडी की थी, तो 70 सेंट्स अगर जैसे पेट्रोल की कीमत $1.40 है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें से 70 सेंट जो है वो सिर्फ़ टैक्स है, जो गवर्नमेंट उठा रही है। ठीक है?
तो और अभी अप्रैल में एक और कार्बन टैक्स लगने वाला है यानी कि पेट्रोल 50% के का ऊपर। टैक्स है पेट्रोल के हाँ, ऊपर। ओके। और अप्रैल में अभी आजकल मज़ीद क्या एक और कितना टैक्स लगने वाला पर है। लीटर क्या रेट है आजकल? आई थिंक $1.70 समथिंग था, अगर मैं मुझे याद है सही थे। ये ओके। पर लीटर है। अच्छा, यूएस में गैलन होता है, यहाँ पर लीटर हुँ, होता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो पेट्रोल की कीमत है वो एक्सपेंसिव हो रही है, जो हीटिंग बिल्स हैं घर के वो एक्सपेंसिव हो रहे हैं। यानी कि हुँ, कोई भी चीज़ फॉसिल फ्यूल पे चल रही है ना, तो वो एक्सपेंसिव होती चली आ रही है। अभी अप्रैल में एक और राउंड ऑफ टैक्स लगेगा, कार्बन टैक्स, यानी कि तीसरा कार्बन टैक्स है जो गवर्नमेंट लगा रही है। तो उसकी वजह से ऑफ कोर्स जो जो गैस इन्फ्लेशन है, ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्लेशन है, वो बढ़ेगी। ठीक है, हुँ, हर चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है, फूड ट्रांसपोर्ट होता है, अमेज़न से जो भी आप शॉपिंग करते हैं वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो भी चीज़ ट्रांसपोर्ट होगी उन सब पे इसका इम्पैक्ट आएगा। यानी कि ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है टैक्सेस की फॉर्म में। तो उसकी वजह से गैस एक्सपेंसिव होगी, यूटिलिटीज़ एक्सपेंसिव होंगी, और जो इन्फ्लेशन कम होने की बात लोग कर रहे हैं वो मुझे डाउटफुल नज़र आ रही है। यानी कि 2% हुँ, पे लाना बहुत मुश्किल है, अगर गवर्नमेंट दूसरी तरफ से जो है वो टैक्सेस लगा के इन नेसेसिटीज़ को इंक्रीज़ कर रही है, जो कि हर इंसान की ज़रूरत है। यानी कि गैस के बगैर आप ज़िंदा नहीं रह सकते इस मुल्क में, इतनी ज़्यादा सर्दी होती है यहाँ पे, आपको हीटिंग चलानी पड़ती है। पेट्रोल के बगैर आप काम पे नहीं जा सकते। तो ये नेसेसिटीज़ हैं, ये कोई लग्ज़रीज़ नहीं है। तो ये तो लोगों ने बाय करनी करनी है, और अगर वो एक्सपेंसिव होती चली जाएगी तो ऑफ़ कोर्स उसका इम्पैक्ट पूरी पूरी इकोनॉमी के ऊपर आएगा कि जो भी चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है वो इसकी वजह से एक्सपेंसिव होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं पूछूँ कि आई डोंट नो इफ यू कैन रिकॉल कि 10 साल पहले तुम्हारी क्या जो बिल्स आते थे इलेक्ट्रिसिटी, लेट्स से हाइड्रो के यानी कि पानी के, हुँ। गैस के और बिजली के जो घर की यूटिलिटीज़ हैं अपार्ट फ्रॉम द इंटरनेट, उस पे बाद में बात करते हैं। इन तीनों के कितना बिल आता था 10 साल पहले और अभी कितना आता होगा? सिमिलर टाइप ऑफ मुझे बिल का। यूटिलिटीज़ का बिल का तो इतनी अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन पेट्रोल का तो याद है। जब मैं 2016 में कनाडा आया था उस वक्त पेट्रोल $1 से भी सस्ता था, यानी कि अच्छा। 80 सेंट समथिंग या 70 सेंट समथिंग पर लीटर था। इस वक्त वो $1.70 है, यानी कि मोर देन हुँ, डबल। हुँ, ठीक है। राइट। और जैसे कि मैंने बताया कि इसमें 50% तो सिर्फ गवर्नमेंट का टैक्स है। यानी हुँ, कि और कनाडा जो है वो ऑयल एंड गैस का हब है, यानी कि हाँ, जितने रिजर्व इनके प्रोड्यूसर है। पास हैं वो बहुत कम लोगों के पास है। उसके हुँ, बावजूद यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है, वो हायर टैक्स पे कर रही है, हायर प्राइस पे कर रही है इन इन रिसोर्सेज़ के लिए। और वजह ये है कि ऑफ़ कोर्स ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव इन्होंने बनाया हुआ है ईएसजी का, कि भई हमने ग्रीन हाउस गैसेज़ को जो है वो ख़त्म करना है, और बाय 2035 हमने फॉसिल फ्यूल को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। नेट ज़ीरो का इनका टारगेट है। तो हुँ, उसके लिए अगर आप अपना दिमाग लगाएँ तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई उनको पैरेलल में एक इकॉनमी बनानी पड़ेगी, जब बिफोर वो ऑयल एंड गैस को जो है बिल्कुल कोलैप्स कर दें। अब साफ कर अल्बर्टा दें। की इकॉनमी जो है वो ऑयल एंड गैस पे चलती है। अगर आप उनकी ऑयल एंड गैस की जो इकॉनमी को चोक कर दें, तो उनके पास दूसरी चीज़ें हैं ही नहीं इकॉनमी को चलाने के लिए। तो या तो हुँ, आप पहले से पैरेलल इकॉनमी बनाएँ, उसके बाद आप स्लोली इसको फेज़ आउट करें, वो मेक सेंस करता है। हुँ। लेकिन जो ट्रूडो गवर्नमेंट है उनका पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने नेट ज़ीरो टारगेट अचीव करना है बाय 2035, और उसकी वजह से वो टैक्स पे टैक्स लगाए चले जा रहे हैं, और इसकी वजह से प्राइसेस जो है एक्सपेंसिव हो रही हैं। तो अभी का लेट्स से दोबारा से मैं बात करूँ तो यहाँ पर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इमिग्रेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई एक हुँ। बंदा आता है जो 2 बेडरूम अपार्टमेंट में या 2 बेडरूम 3 बेडरूम टाउन हाउस में रहता है, तो वो क्या एक्सपेक्ट करे कि कितना उसका बिल आएगा बिजली, पानी सब मिलाकर? तकरीबन ये $300 के अराउंड एवरेज तो होगा महीने का, जिसमें और वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और एंड गैस शामिल है। ये हर महीने इतना ही रहेगा या कि कोई मंथ्स ऐसे होते हैं जो ऊपर-नीचे जैसे समर्स के अंदर नीचे चला जाएगा या समर के बराबर हो अंदर जाता जो है, हाँ, समर के अंदर जो है वो गैस यूसेज बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आपकी हीटिंग गैस के ऊपर है तो ऑफ कोर्स वो बढ़ जाएगी विंटर में। और विंटर हमारा स्टार्ट होता है लेट्स से फ्रॉम अक्टूबर ऑल द वे अंटिल लाइक मई। है? यानी कि ये वो सीज़न है जिसमें आपको हीटिंग ऑन रखनी पड़ती है, यानी कि हुँ, टेम्परेचर इतना कम होता है कि आपको हीटिंग ऑन रखनी पड़ती है। हुँ, अच्छा, समर में जो है एसी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसका जो स्पैन है वो काफ़ी कम होता है, यानी कि जो पीक समर का टाइम है वो बहुत छोटा-सा होता है टोरंटो हुँ, में या वैंकूवर में। तो एसी की जो ज़रूरत होती है वो काफ़ी कम होती है, लेकिन गैस ऑफ कोर्स अगर आपकी हीटिंग गैस पे, अच्छा, कुछ कुछ घरों में हीटिंग इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी होती है, तो उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी एक्सपेंसिव हो जाती है। तो गैस, यानी कि हीटिंग की ज़रूरत तो आपको रहेगी रहेगी यहाँ पे हुँ। फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द ईयर। तो अगर फॉसिल फ्यूल के ऊपर वो टैक्सेस लगा रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसकी वजह से आपका हीटिंग तो बिल यानी बढ़ कि जाएगा। कोई बंदा भी आया तो वो $300-400 तो रख ले सिर्फ़ और सिर्फ़ यूटिलिटी के लिए। बिल्कुल,
राइट, बिल्कुल। और ये थ्रू इसमें आउट पानी मतलब थोड़ा इसमें बहुत वाटर ऊपर-नीचे हो चार्जेज़ सकता है। हैं। हाँ, वाटर हाँ, चार्जेज़ है, हीटिंग बिल है और इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 रिसोर्सेज़ आपके पास है। फिर आप हुँ, मोबाइल प्लान प्लान पे जाते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं, वो अलग सिनेरियो, उसकी अलग कॉस्ट है और उसकी हुँ। अपनी मोनोपोली की वजह भी है। हाँ, वो तो यानी क्योंकि मैं कनाडा जो है टेलीकॉम से वो रिलेट लैंड ऑफ करता हूँ, मुझे मोनोपोलीज़ पता है। है कि हाँ, बिल्कुल वो तो मैंने देखा है कि क्योंकि मैं टेलीकॉम से रिलेट करता हूँ, तो मुझे पता है कि वो कनाडा के अंदर बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब मोबाइल हुँ, प्लान। लेकिन लैंडलाइन भी उतनी ही एक्सपेंसिव है जो घर लैंडलॉर्ड तो का अब कोई इंटरनेट है? यूज़ नहीं करता। लैंडलॉर्ड तो घर अब का कोई यूज़ नहीं इंटरनेट, करता। ब्रॉडबैंड लेट्स से, हाँ, होम घर का ब्रॉडबैंड। इंटरनेट भी उसी तरह से एक्सपेंसिव है, यानी कि एक अच्छा अगर आपने प्रोफ़ेशनल ग्रेड इंटरनेट लेना है, जैसे बेल हुँ, का जो फाइबर है वो काफ़ी रिलायबल है और उसकी सर्विस भी अच्छी है, तो दैट हुँ, विल कॉस्ट यू अराउंड $100 पर मंथ, सिर्फ़ ओके। इंटरनेट। हुँ, ठीक है? कुछ सस्ते भी हैं, जैसे कोजी को है उनकी ऑफ़र है $50-60 में आपको मिल जाती है पर मंथ, लेकिन वो उस हिसाब से उतना प्रोफ़ेशनल ग्रेड नहीं है। यानी कि अगर आप जैसे मैंने यूट्यूब चैनल चलाना है, मैंने बहुत ज़्यादा अपलोड्स करनी है, तो उसके लिए मुझे बहुत हाई बैंडविड्थ और रिलायबल इंटरनेट चाहिए। तो उसके लिए हुँ, मुझे थोड़ा अच्छे पैकेज पे जाना पड़ेगा, तो वो अराउंड $100 पर मंथ है। इसी तरह अच्छा। से जो मोबाइल पैकेज है, वो भी अगर आपने अच्छा मोबाइल पैकेज लेना है, तो वो $70-80 पर मंथ आपको पड़ेगा। हुँ, लेकिन यूएस में इसकी प्राइसेज़ ऑलमोस्ट आधी हैं। और हुँ, वजह ये है कि कनाडा में मोनोपोली है इन इन टेलीकॉम कंपनीज की, यानी कि 3 मेजर कंपनीज हैं जो पूरी कनाडा पे रूल करती हैं, रॉजर्स, टेलस एंड बेल। और हुँ, जो कोई न्यू एंट्रेंट आता भी है वो उसको बाय कर लेते हैं। तो हुँ, एक और कंपनी थी शॉ और वेस्ट में, रॉजर्स ने अभी उसको एक्वायर कर लिया है। हुँ, तो ये सारा मोनोपोली का सिस्टम चलता था। अच्छा, ये सिर्फ टेलीकॉम में नहीं, ये बैंक्स में भी है। टोटल 5 बैंक्स हैं जो पूरे कनाडा पे रूल करते हैं और कोई न्यू एंट्रेंट आता भी है, लाइक एचएसबीसी आया था, अब जो है वो आरबीसी उसको बाय कर रहा है। तो ये किसी को आने भी नहीं देते और किसी को ऊपर आने भी नहीं देता है। अगर कोई नया बैंक आता भी है या नया टेलीकॉम कंपनी आती भी है, तो जैसे ही वो ग्रो करना शुरू करती है वो उसको बाय कर लेते हैं। तो ये एक यार सिचुएशन है जिसकी ये वजह से कंज्यूमर ये हर्ट होता है। सुन ये सब कुछ सुनने के बाद जो है ना, मेरी अभी कुछ दिनों पहले एक एक मेरा फ्रेंड है बहरोज़, हमारे कॉमन फ्रेंड है, उनकी वाइफ के साथ मेरी पॉडकास्ट हुई थी। तो उस पॉडकास्ट का मैंने जो टाइटल रखा था वो डू नॉट कम टू कनाडा रखा था। तो वो तो मैंने हुँ। ऐसे ही सोच के रखा था कि यार चलो मैं रखता हूँ, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन इस पॉडकास्ट पे जो तुम्हारे साथ हो रही है, इसका तो मैं मुझे रखना चाहिए डू नॉट कम टू कनाडा पार्ट 2। ये तो एक्चुअल में जो है ना सिनेरियो बन रहा है कि वाक़ई इसी तरह से है कि हाँ, यार तो क्या अच्छा, अगर पॉज़िटिव्स देखना चाहें तो पॉज़िटिव्स क्या हैं कनाडा में? मतलब इस तरह तो बहुत कुछ लेट्स ग्लूमी लेट्स पिक्चर टॉक आ रही अबाउट है। पॉजिटिव एज़ वेल। हाँ, असल हाँ। में कैन अच्छा, ये डिपेंड करता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर। अगर आप लेट्स से पाकिस्तान से आ रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान के अपने चैलेंजेस हैं, वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत हाई है, क्राइम हुँ। रेट है, फिर अपॉर्चुनिटीज उस हवाले से नहीं है अगर आप यार जॉब क्राइम तो वगैरह करते कनाडा हैं। में बहुत ज़्यादा है। मतलब वो जो मैं सुनता हूँ हाँ, गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं, गाड़ियाँ वो तो लिफ्ट हो जाती आप सोचा हैं। ही हाँ, ना। हाँ। लेकिन एक उस लिहाज से फिर भी आपको एक एक तरह का पीस ऑफ माइंड मिलता है कनाडा में अगर आप यहाँ रह रहे हैं। तो हुँ, ऑफ कोर्स कुछ अच्छी चीज़ें हैं, सोशलिस्ट कंट्री है, अगर आप लोअर इनकम बैंड में है तो गवर्नमेंट आपको थोड़ा सा सपोर्ट करती है, चाइल्ड बेनिफिट वगैरह मिलता है, तो ऑफ कोर्स वो इतना ज़्यादा तो नहीं होता कि, लेकिन अगर अगर आप किसी ऐसे सिटी में रह रहे हैं जहाँ पे हाउसिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उससे आपको हेल्प मिल जाती है। फिर मल्टीकल्चरलिज्म है यहाँ पे, हर तरफ से हर कंट्री से लोग आए हुए हैं, तो आपको फील नहीं होता कि आप किसी रेसिस्ट कंट्री के अंदर हैं, तो रेसिज्म हुँ, उस लिहाज से काफ़ी कम है। तो कल्चरिज्म की वजह से फूड यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, हर तरह का फूड मिलता है आपको, हलाल चीज़ें काफ़ी कॉमनली अवेलेबल हैं। तो उस लिहाज से कनाडा के बेनिफिट्स तो हैं, एक अच्छी जगह है कनाडा उस लिहाज से रहने के लिए। लेकिन जहाँ फाइनेंसिस की बात आती है, जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ की बात आती है, उसमें कनाडा अब लैग कर रहा है कंपेयर हुँ, टू देयर ओन G7 काउंटर पार्ट्स, यानी कि यूरोप को देख लें या यूएस को देख लें। तो उस हुँ, लिहाज से कनाडा अब लैग करना शुरू हो गया और जो फोरकास्ट है वो भी काफ़ी डिप्रेसिंग है। तो जो चैलेंजेस हैं वो फिक्स होना ज़रूरी है, अदरवाइज कनाडा इज़ गोइंग टू लूज अ लॉट ऑफ पीपल। लेकिन ऑफ कोर्स जो हुँ, उसके बेनिफिट्स हैं, स्टेट प्रोवाइड हेल्थ केयर है, लेकिन ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स वेयर वेयर यू लिव। अगर आप टोरंटो वैंकूवर में तो तब तो आपको बहुत बुरा एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन अगर आप कैलगरी में हैं या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ आपका जो हेल्थ केयर का एक्सपीरियंस है वो बेहतर होगा। तो हुँ, डिपेंड करता है कि आप किस शहर में रह रहे हैं। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी बैड सिचुएशन, लेकिन इट्स गेटिंग देयर। यानी कि जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की हैं एग्रेसिव इमिग्रेशन के हवाले से, जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, अगर ये इसको फिक्स नहीं करते देन इट इज़ गोइंग टू फर्दर डिटेरियोरेट।
हुँ, यानी कि मैं जब आया था 2016 में तब इतने बुरे हालात नहीं थे, काफ़ी बेहतर हालात थे। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि चीज़ें एक्सपेंसिव हो गई हैं, इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है और अच्छा, जो गवर्नमेंट रिपोर्टेड इन्फ्लेशन फिगर्स होती हैं, उन पे कभी भी ट्रस्ट ना करें, वो हमेशा अंडर रिपोर्टेड होती हैं। लेकिन आपको पता है कि आपने ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, तो उस पे कितना आपको एक्सपेंसिव पड़ रही है मंथ ओवर मंथ। यू नो इट हुँ, बेटर देन एनीबॉडी एल्स। जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, उससे आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? तो चीज़ें तो एक्सपेंसिव हो रही हैं और फिर जो पॉलिटिकल नैरेटिव है ईएसजी का, उसकी वजह से वो टैक्सेस पे टैक्सेस लगाते चले जा रहे हैं। तो लोगों की लाइफ उस लिहाज से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो डिटोरिएट हो रही है ओवर टाइम। ठीक है? 7 साल पहले जब मैं आया था तब बहुत अच्छी थी। उससे मैं कंपेयर करूँ अभी, इस वक़्त काफ़ी बुरी है। तो हुँ, ख़ैर ये तो ग्लोबल चैनल भी है, अगर आप यूरोप में जाते हैं, यूरोप का भी काफ़ी बुरा हाल है, जर्मनी का काफ़ी बुरा हाल है। तो एक ये ग्लोबल सिनेरियो भी है। लेकिन डिपेंड करता है कि जो जो करंट गवर्नमेंट है, वो अब क्या स्टेप्स लेती है इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए। क्या 5 साल में हालात बेहतर होंगे या नहीं, ये एक बिग क्वेश्चन मार्क है। हुँ, लेकिन अगर आप जैसे पाकिस्तान से आ रहे हैं या बांग्लादेश से आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपको तो फिर एक बेटर एक्सपीरियंस तो मिलेगा कंपैरेटिवली। अच्छा, उसमें भी ये बात ये है, एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ठीक-ठाक पैसा वहाँ पे बना रहे हैं, जिनका अपना काम है या जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। तो मैंने अभी रिसेंटली में पाकिस्तान से होके आया हूँ, तो मैंने ये एनालाइज़ किया कि अगर आप पाकिस्तान में 15 से 20 लाख रुपए बना रहे हैं मंथ के, देन यू आर वेल ऑफ लिविंग इन पाकिस्तान कंपेयर टू कमिंग इनटू कनाडा। यानी कि जो लाइफ़स्टाइल लोग पाकिस्तान में मेंटेन करते हैं उस लेवल के ऊपर, अगर आपकी 15 से 20 लाख सैलरी है, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, मैं एक ख़ास तबके की बात कर रहा हूँ, तो आपको ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। आपकी अपनी लग्ज़री वहाँ पे है, आपके पास नौकर-चाकर हैं, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर है आपके लिए, लोग आगे-पीछे घूम रहे हैं, जब आप ऑफ़िस जाते हैं आपके लिए खाना-पीना सब कुछ होता है। यहाँ आपने आपने सारा काम खुद करना पड़ता है, आपने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भी खुद डालना है गाड़ी के अंदर। हुँ, हुँ, तो उस लिहाज से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ़ है, वो काफ़ी डिफरेंट हो जाती है अगर आप अ, उस लेवल से उठ के कनाडा आते हैं जहाँ पे आपको हर चीज़ खुद करनी है, जॉब्स की इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, आपको दोबारा से अपने आप को सेटअप करना है, देन इट बिकम्स अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन। हाँ, अगर आप फिक्स इनकम पे काम कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स फिर तो आपके लिए बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं यहाँ पे। लेकिन हुँ। वो लोग जो अपना काम कर रहे हैं, 15 से 20 लाख, 25 लाख महीने के कमा रहे हैं, आई थिंक दे आर मच बेटर ऑफ इन पाकिस्तान देन गोइंग टू कनाडा और एनी अदर कंट्री। मैंने इस ये पे मेरा एक बनाई थी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, मैंने एक इस पे वीडियो भी बनाई थी। एक और पर्सपेक्टिव जो होता है, एक और पॉइंट जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी एज क्या है मूव करने की। लेट्स से आप 40 साल के बाद मूव करते हैं, तो वो आपके लिए वाक़ई बहुत मुश्किल हो जाएगा आजकल की जॉब सिचुएशन में। पूरी फैमिली को फीड करना है, बच्चे इतने बड़े हुए नहीं हैं कि वो खुद से कुछ कर सकें। तो आपको पूरी फैमिली के को चलाना है और पाकिस्तान में अच्छी जॉब छोड़ के आ रहे हैं, फिर तो वाक़ई बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप आ रहे हैं 25 की एज में, 26 की एज में, आपको आपके पास अगले 4-5 साल के अंदर आपके पास सिटीज़नशिप का ऑप्शन है, वो मिल जाएगी आपको। उसके बाद भी आप काम कर सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन मूव टू हुँ, यूएस और लेट्स से कहीं और चले जाएँ दुनिया में। लेकिन अगर आपकी टाइमिंग खराब हो जाती है, जो कि 40-45 के बाद आप पहुँच रहे हैं वहाँ पर, तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल कि वो एक अच्छी लाइफ़ होगी। आपके लिए हुँ। अगले जो जो भी रिटायरमेंट तक की लाइफ़ है, वो स्ट्रगल वाली ही होगी और आप बच्चों को भी उस तरह से नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे। हाँ, तो उसमें ये होता है कि बच्चों को थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। हुँ, उनको सिटीज़नशिप मिल जाती है, उनकी एजुकेशन के अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ जाती हैं। लेकिन आपकी खुद की लाइफ़ जो है वो काफ़ी अम, यानी कि टफ़ हो जाती है उस लिहाज से ऑफ़ कोर्स। राइट। क्योंकि मैंने ऐसे अच्छा। लोगों को देखा है जो बहुत अच्छी जॉब्स करते थे पाकिस्तान में और वो हुँ, 40-45 के बाद आए, तो वो यहाँ पे उनको कोई जॉब नहीं मिली नहीं, तो फिर वो उबर हुँ, चलाना शुरू हो गए या शॉप पे खड़े हो गए। तो उससे है कि उनकी अपनी लाइफ़ तो काफ़ी बुरी गुज़री, लेकिन उनके बच्चों की लाइफ़ थोड़ी बेहतर हो हुँ, गई। तो ये एक बहुत बड़ा सैक्रिफ़ाइस होता है जो पेरेंट्स करते हैं उस हवाले से। लेकिन ये भी सोचना ज़रूरी है कि आप क्या छोड़ के आ रहे हैं और आप क्या पाएँगे। यानी कि वो हुँ, आपकी जो डाउनसाइड रिस्क हैं वो क्या हैं और अपसाइड पोटेंशियल क्या है। तो फिर आप हुँ। एक एक बैलेंस अप्रोच लेके अपने डिसीजन कर सकते हैं। अच्छा यार, अगर ये सारा सिनेरियो देखें तो मतलब अगेन वही प्रोज एंड कॉन्स वाली बात है कि कौन किस लेवल के ऊपर मौजूद है अपनी लाइफ के अंदर, उसको किस किस तरह से हाँ। मूव करना है। लेकिन अगर फ्यूचर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, स्पेशली हाउसिंग की बात करें, तो क्योंकि हाउसिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है, चाहे आप इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान में तो बात करते हैं लोगों से कि जो है ना वो प्लॉट्स के ऊपर बात हो रही होती है या हुँ, प्रॉपर्टीज पे सट्टा चल रहा होता है। लेकिन वही चीज़ कनाडा में भी चल रही होती है। वो बात अलग है कि कनाडा के अंदर थोड़े-से टैंजिबल एसेट्स होते हैं, वो पाकिस्तान में सिर्फ़ फाइल्स चल रही होती हैं। लेकिन अगर फ्यूचर की बात करें तो कोई एज़ सच नज़र आ रहा है होप? और इलेक्शंस वगैरह कब होंगे और क्या पॉपुलैरिटी है इस वक़्त ट्रूडो की, अगर ये पॉलिसीज़ रिवर्स होती हैं? एंड देन उसी का फ्लिप साइड के क्या इमिग्रेशन के ऊपर इम्पैक्ट आएगा लेट्स से ट्रूडो अगर इलेक्ट नहीं होता है?
और इवेंचुअली हाउसिंग पे क्या इम्पैक्ट आना है उसके बाद? हाँ, पॉलिटिकल सिनेरियो तो है क्योंकि ट्रूडो की जो पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी डाउन हुई है रिसेंटली, प्योरली बिकॉज ऑफ ये जो पॉलिटिकल इन्होंने डिसीजन लिए हैं इमिग्रेशन के हवाले से। इमिग्रेशन ज़रूरी है, लेकिन क्या नंबर होना चाहिए इमिग्रेशन का, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। यानी कि क्या 1 मिलियन इज 1 मिलियन इज अ राइट नंबर पर ईयर, or हुँ, is 500,000 people is the right number? I think that's something that they have to discuss. हुँ, और जो इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो काफ़ी डिजास्टर्स रही हैं पिछले 2-3 साल के अंदर। यानी कि जो बजट डेफिसिट इस गवर्नमेंट ने रन किया है वो ऑफ द चार्ट है, और वो कैसे बैलेंस होगा नोबडी नोस। तो हुँ, ये इन इन चीज़ों की वजह से जो ट्रूडो की पॉपुलैरिटी नीचे आई है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि ट्रूडो अब दोबारा इलेक्ट नहीं होगा। यानी कि जो लिबरल पार्टी है उसका दोबारा से विन होना मेजॉरिटी में काफ़ी मुश्किल है, अनलेस दे मेक सम कोलेशन विद अदर पार्टीज। वो अलग सिनारियो है। जो उनको compete करेगी कंजर्वेटिव पार्टी, वो इस वक्त काफ़ी पॉपुलर होती चली आ रही है। अब इसमें भी डिपेंड करता है कि उनको जो इमिग्रेंट वोट्स हैं वो किस तरह से पड़ते हैं, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी का जो स्टांस है गजा और फ़लस्तीन के हवाले से वो काफ़ी नेगेटिव है। तो जो अच्छा। मुस्लिम और अरब पॉपुलेशन है वो शायद अभी भी रिलक्टेंट हो कंजर्वेटिव को वोट देने में। हुँ, हुँ, ट्रेडिशनली हमने ये देखा है कि जो इमिग्रेंट्स हैं वो लिबरल फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि लिबरल की पॉलिसी हुँ, प्रो इमिग्रेंट है तो वो ज़्यादातर लिबरल को वोट देते हैं। लेकिन राइट। लिबरल ने रिसेंटली जो एलजीबीटी के हवाले से स्टांस लिया स्कूलों में, और जो हाउसिंग के हवाले से उन्होंने पुअर पॉलिसीज एग्जीक्यूट की, उसकी वजह से लिबरल भी शायद अब उसको उनको उस तरह से सॉरी, जो इमिग्रेंट्स हैं वो भी अब उस तरह से उनको वोट ना दें। तो ये क्योंकि एक वो जो इंटरेस्टिंग सिनारियो है। हम देखेंगे हाँ, कि इलेक्शन में किस तरह से पैन आउट होता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर लिबरल गवर्नमेंट नहीं आती है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इमिग्रेशन पॉलिसीज पे। हुँ, कंजर्वेटिव का स्टांस इस वक्त ये है कि वो इमिग्रेशन को अपोज नहीं कर रहे, लेकिन वो यही क्वेश्चन करें कि भाई व्हाट इज द राइट नंबर। ठीक है, हुँ, तो इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं भी समझता हूँ इज़ अ राइट अप्रोच। और फिर उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी एग्रेसिव हैं उस लिहाज से, जो कि जो इन्होंने लिबरल ने अभी रन किए। तो उसकी वजह से वो ऑस्टेरिटी की तरफ जाएँ, हो सकता है थोड़ा-सा टैक्सेस जो हैं वो मज़ीद बढ़ाएँ, क्योंकि अगर आपने बैलेंस करना है अपना ट्रेड डेफ़िसिट या ब बजट डेफ़िसिट, तो उसमें आपको ऑफ़ कोर्स कहीं न कहीं से पैसा जनरेट करना पड़ेगा, जैसे जो टैक्स टैक्स लगा के ही होता है। तो हो सकता है ये उनकी पॉलिसी हो। तो आई थिंक इन द शॉर्ट टर्म इट्स गोइंग टू बी वेरी पेनफुल, लेकिन अगर आपने इकोनॉमी को सही रास्ते पे लेके आना है इन द लॉन्ग रन, तो उसके लिए आपको कुछ एग्रेसिव स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि क्या नई गवर्नमेंट करेगी या नहीं करेगी। करेगी तो कितनी, उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो कब आएगा। इन द शॉर्ट टर्म तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ओवर द लॉन्ग रन हमें उम्मीद ये है कि हो सकता है 5 से 10 साल के अंदर चीज़ें बेहतर हो जाएँ। हुँ, लेकिन उसके लिए राइट डिसीजन लेना अभी ज़रूरी है। और वो जो इलेक्शन का हुँ, टाइम आएगा उस वक्त हमें पता चलेगा कि कौन सी गवर्नमेंट आती है और वो किस तरह की पॉलिसी डिसीजन बनाते हैं। हिस्टोरिकली भी देखा है कि ये चीज़ें अप्स एंड डाउन्स आती हैं, लेकिन ओवर द टाइम चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये हालात ऐसे ही रहें, लेकिन ओवर टाइम होपफुली थिंग्स विल गेट हाँ। बेटर। लेकिन जो जो ट्रैजेक्टरी है, जैसे अगर यूरोप में बात की जाए कुछ कंट्रीज़ की, जैसे नीदरलैंड्स है, उसने बड़ा एक हार्ड स्टांस आ रहा है वहाँ से, वो जो उनका एक लीडर है, आई हुँ, आई डोंट नो किस तरह से उसको प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन वो जो कैंडिडेट है इस वक़्त पीएम का, तो वो तो जो बातें कर रहा है, अब वही बात है ना, कंज़र्वेटिव हम मुस्लिम्स जो है ना हुँ, वो लिम्बो के अंदर है। मुस्लिम्स क्या, कोई भी हाँ, जो इमिग्रेंट्स हैं वो लिम्बो में है, वो क्या करना चाहते हैं। एक तरफ वो वोकिज़्म भी है और दूसरी तरफ वो एंटी मुस्लिम और इवन एंटी डिफरेंट कल्चर, वो तो कहता है व्हाइट ही सब कुछ है। तो अगर नीदरलैंड हुँ, जैसी जगह पर इस तरह की कोई गवर्नमेंट आ जाती है, और इवन कनाडा में भी हमने देखा है, जो इससे पहले कंज़र्वेटिव्स थे, उन्होंने भी स्टीफन कोई हार्पर। इतनी अच्छी पॉलिसी, हाँ, हापर की जो थी, वो बड़ा अजीब तरीके से बात करता था। तो हाँ, यू नेवर नो पॉलिटिक्स में किस तरह से चेंजेस आते हैं और आगे इम्पैक्ट किस तरह से आता है, बिल्कुल। राइट? ओवरऑल जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो तो इतनी हेल्दी नहीं है। यानी कि जो इसराइल और गज़ा की जो वॉर हुई है उसकी वजह से काफ़ी पोलराइज हो चुकी है वर्ल्ड। यानी कि एक तरफ बिल्कुल लेफ्टिस्ट लोग हो चुके हैं और दूसरी तरफ बिल्कुल वेस्ट राइट की तरफ चले गए। तो अब हुँ, ये किस तरह से पैन आउट होता है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है ओवर द टाइम। लेकिन हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस वॉर के बाद इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन हमें नज़र आएगी। हुँ, और यूरोप के अंदर, यूएस के अंदर तो काफ़ी रेसिज्म इस उस हवाले से बढ़ भी गया है, दोनों साइड पे, ज्यूज़ की तरफ से भी और मुस्लिम की तरफ से भी। तो दैट इज़ आल्सो गोइंग टू प्ले अ बिग फैक्टर कि वेस्ट के अंदर उसके बाद से कल्चर में क्या चेंज आता है।
ठीक है, अभी तक हुँ, कनाडा बड़ा पीसफुल है, रेसिज्म काफ़ी कम है यहाँ पे कंपेयर टू डिफरेंट कंट्रीज़। लेकिन इसके बाद जो सेंटिमेंट चेंज होगा, और अगर नीदरलैंड जैसे कंट्री में जिस तरह से कैंडिडेट्स आ रहे हैं, अगर ट्रम्प दोबारा इलेक्ट हो जाता है फॉर एग्जांपल यूएस में, तो हुँ, वो हुँ, क्या इम्पैक्ट लेके आता है हुँ, कल्चरली यूएस के अंदर, हुँ, फिर उसका कनाडा पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर कंजर्वेटिव आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क है ऑफ कोर्स। उसकी वजह से ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ेगा इमिग्रेशन के ऊपर, खासतौर पे मुस्लिम्स के ऊपर। तो हुँ। दैट इज समथिंग वी हैव टू कीप एन आई ऑन इट। हाँ यार, बिल्कुल ऐसे ही है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बिकॉज़ मैं तो जिस लोकेशन में बैठा हूँ, तो हम लोग तो काफ़ी आइसोलेटेड होते हैं। दुबई के अंदर या जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर ये इस तरह के इम्पैक्ट हमको नहीं आ रहे होते। इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं आ रहे होते, लेकिन जो भी हो रहा होता है पूरी दुनिया में, वो तो डेफ़िनेटली हम देख ही रहे होते हैं। लेकिन हम्म। जो पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं, वो उनका एक अलग ही सिनेरियो बनता है। वो चाहे दुबई आ जाएँ, वो कहीं और चले जाएँ, पाकिस्तान से निकलते हैं, तो उनको एक सिनेरियो डिफरेंट मिलता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो पाकिस्तान में रहते हुए, जैसे कहा तुमने कि 15-20 लाख रुपए कमा रहे हैं, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो इससे ज़्यादा भी कमा रहे हैं और वो दुबई में रह रहे होते हैं। मतलब उनके काम पाकिस्तान में चल रहे हैं और वो लोग यूएई में रह रहे हैं। हम्म। तो इस तरह से यूएई ने अपने आप को एक थोड़ा-सा इस तरह का सेफ हेवन बना दिया है कि जिसके पास पैसे हैं, वो यहाँ पर आके वो आ रहना जाए। चाहे तो वो बहुत आराम से हम्म। रह सकता है और उसको कोई नो क्वेश्चन्स आस्क्ड और वो आराम से काम चला सकता है। सेफ एंड सिक्योर हम्म। है, सब कुछ है। मतलब वो मसला वोकिज़्म का भी नहीं है। बस ये है कि आपको अपना मुँह थोड़ा-सा खामोश बंद रहना रखना पड़ता पड़ता है। हाँ, बंद रखना पड़ता है। आप ज़्यादा है। बात नहीं कर सकते। तो इस तरह से यार, चलो ज़बरदस्त। इट वाज़ अ नाइस इनसाइट और नाइस कैचिंग अप। और इसके बाद अगर हमको और कोई टॉपिक्स मिलते हैं तो दोबारा इस पे डेफिनिटली बात करते हैं। हमने लास्ट वीडियोज़ बनाई बिल्कुल। थी, मैं सारी वीडियोज़ का जो है लिंक लगा दूँगा, तुम्हारे चैनल का भी लिंक लगा दूँगा, जितने भी चैनल है। यासीन टॉक्स अबाउट इकोनॉमी, और उसका उर्दू चैनल भी है, इंग्लिश चैनल भी है, तो दोनों चैनल्स को जाके देख सकते हैं। नीचे हम्म। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। लास्ट एनी लास्ट थॉट? Yeah, last thought is basically it's good sharing all these details with your audience, और हम कंटिन्यू करते रहेंगे इस तरह की कन्वर्सेशन, ख़ासतौर पे इमिग्रेशन के हवाले से, क्योंकि बहुत से लोग पाकिस्तान, इंडिया से या श्रीलंका से या बांग्लादेश से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं होता कि वो कहाँ जा रहे हैं और उनको क्या चैलेंजेस मिलेंगे। तो आई हुँ, थिंक इस तरह का कंटेंट उस तरह उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपनी हुँ, पूरी लाइफ सेविंग को लेके आ रहे हैं, अपनी पूरी एक होम कंट्री को छोड़ के आ रहे हैं, अपनी फैमिली को छोड़ के आ रहे हैं। तो उनके लिए इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात आप चले तो जाते हैं, लेकिन जो चैलेंजेस आपको मिलते हैं, वो आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते मेंटली भी और फिज़िकली भी। तो समटाइम्स हुँ, पीपल रिग्रेट दोज़ डिसीजंस। तो आई थिंक इस तरह कंटेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, नॉलेज मिले कि भाई अगर आप इस तरह का बड़ा लाइफ चेंजिंग डिसीजन दे रहे हैं, व्हाट इज़ गोइंग टू बी द इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ ओवरऑल। हुँ, So let's continue talking about that, and हुँ। I'll be happy to be a guest again on your channel. चलो यार, ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच, फिर बात करते हैं। दैट्स अ रैप। आपने अगर एंड तक ये वीडियो देखी है तो आई एम श्योर आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको गाइडलाइंस मिली होगी किस तरह आपने नेविगेट करना है इन चैलेंजेस को कनाडा में रहते हुए, या अगर आप इमिग्रेशन के प्रोसेस में हैं तो क्या 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 चीज़ें आपने करनी है इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुली सेटल इन कनाडा। अगर पसंद आई वीडियो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मेरी दूसरी वीडियोज़ को भी चेक कीजिएगा। थैंक यू।